नमस्कार। हमारे चैनल न्यूज़ पॉजिटिव कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं दिलीप कागड़िया। कोरोना संक्रमण में सैकड़ों ऐसी कहानियां हैं जो हमको डराती है, घबराती है। लाशों के ढेर, शमशान में जगह नहीं, हॉस्पिटल में मरीजों को बेड नहीं, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए मारे मारे फिरते। पर इन सब के बावजूद कई ऐसे भी घटना है, ऐसे भी कई शख्स है जो हमको हिम्मत देते हैं। आज हम एक ऐसे शख्स से मुलाकात करते हैं जो मात्र 26 वर्ष की आयु में कोरोना मरीजों का इलाज करने चालू हो गए थे। हम बात करेंगे डॉक्टर अक्षय कोठारी से। अक्षय जी नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते। सर, जहां लोग कोरोना पॉजिटिव होने से और उनके नज़दीक जाने से भी घबराते हैं, पर मात्र 26 वर्ष की आयु में आपने एमडी करके कोविड पॉजिटिव लोगों का इलाज करना चालू कर दिया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं थर्ड ईयर मेडिसिन रेसिडेंट हूँ MIT मेडिकल कॉलेज लातूर से। जब कोविड क्राइसिस चालू हुआ था, जैसे कि गए साल जो चालू हुआ था कोविड क्राइसिस, तभी थोड़ा सा हम घबराए थे। बट एज अ थर्ड ईयर रेसिडेंट, मेडिसिन रेसिडेंट, मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं पेशेंट्स को ट्रीट करूं। और ये पैंडेमिक में जब मतलब डॉक्टर्स और मेनली हम रेसिडेंट्स का सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो टाइम पे मैं काम आऊँ, तो यही मेरा जज्बा था जिससे मैंने चालू किया ट्रीट करना। जैसा कि हमको मालूम पड़ा है कि शादी के मात्र 1.5 महीने बाद आप कोविड मरीजों का इलाज चालू कर दिया था। यस। मेरी जो मैरिज है 26 फरवरी को हुई और कोविड बस उसी के बाद चालू हो गया। फ्रॉम मार्च केसेस चालू हो गए और हमारे पास फ्रॉम अप्रैल से प्रॉपर सब पेशेंट्स और सब कुछ फेलो जो डॉक्टर्स है उनके साथ हमने लड़ाई में ये कर दी, ट्रीटमेंट में चालू कर। सर, जैसे कि आपके फादर, मदर, वाइफ और सिस्टर सभी डॉक्टर्स हैं, Yes. तो जैसे ही मालूम पड़ा कि कोविड पेशेंट का इलाज करना, तो पहले पापा और मम्मी का क्या रिएक्शन था? पापा मम्मी थोड़े कुछ दिन थोड़ा घबराए, बोले कि देखो अगर नहीं हो पाए तो डिनाई कर दो। बट धीरे धीरे जैसे जैसे मतलब थोड़ा उनको भी समझ में आया कोविड पेशेंट्स और जो नीड है डॉक्टर्स का, वो भी फ्रंट लाइन वॉरियर्स है। वो हमें बोले कि आप रुक सकते हो, बट उन्होंने एक भी दिन अपनी OPD बंद नहीं की। तो उसी से बाद में उन्होंने बोला कि तुम कर सकते हो, तुम पेशेंट्स मैनेज करो, तुम्हारे पास उतनी कैपेबिलिटी है कि ICU और ऐसे डिफ़िकल्ट पेशेंट्स ट्रीट कर पाओ। तो फिर बाद में उन्होंने भी हाँ बोला और वही चालू हो गया हमारा ट्रीट। वाइफ का रिएक्शन और उनका कोविड पॉजिटिव का इलाज? वाइफ का यही रिएक्शन था स्टार्टिंग में, उन्होंने भी थोड़ा डर दिखाया। बट वो भी MBBS डॉक्टर है, उन्होंने भी अभी कंप्लीट किया, तो उन्होंने भी बोला कि ऐसे टाइम पे अपनी ज़रूरत है। और वो खुद भी मेरे साथ ट्रीटमेंट में मदद की कोविड पेशेंट्स के। तो स्टार्टिंग में घबराई, बट बाद में उन्होंने मेरे साथ हाथ में हाथ ये करके काम चालू कर दिया कोविड पेशेंट्स के। लातूर अस्पताल में जहां आप सेवा दे रहे हैं, लगभग 3 से 4 हज़ार कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक होकर घर पर जा चुके हैं, तो कुछ लोगों की डेथ भी हुई होगी। यस। जैसे मेरा ड्यूटी ICU और मॉडरेट पेशेंट, मतलब सीवियर और मॉडरेट पेशेंट कैटेगरी में, तो मैंने कई डेथ्स देखे हैं जो नॉर्मली ऐसा ये नहीं रहता है। तो डेथ्स तो बहुत हुई है, बट इतना हमने देखा है कि अबाउट 10% पेशेंट्स ही क्रिटिकल होते हैं, उसमें से 1 to 2% की डेथ होती है। बाकी पेशेंट्स को इतना तकलीफ नहीं होता। 10% लोगों को बोल सकते हैं ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, बाकी 90% पेशेंट्स एकदम ठीक रहते हैं, नॉर्मली ट्रीट हो जाते हैं और विद इन 1 to 2 मंथ्स पूरी तरह रिकवर हो जाते हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम। यस सर, पहली लहर और दूसरी लहर में ये फ़र्क नज़र आ रहा है कि इस वर्ष जो लहर है, दूसरी लहर, उसमें लोग ऑक्सीजन के लिए और रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए मारे मारे फिर रहे, तो ये क्या फ़र्क है? एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गया कि जो फर्स्ट लेयर था या जो फर्स्ट वेव था, उसमें जो पीक हुआ वो बहुत स्लोली पीक हुआ। विद इन 3 to 4 मंथ्स तक राइज हुए केसेस, फिर एक पीक हुआ और फिर स्लोली फॉल हुए। तभी उतने फैसिलिटीज़ थे, डॉक्टर्स थे और ऑक्सीजन की फैसिलिटी थी। बट ये वेव में इतना प्रॉब्लम्स हो रहा है या पीक बहुत ज़्यादा होगा इसका कि विद इन 1 मंथ जो 100 केसेस थे उसमें लाख में केसेस हो गए, बिकॉज इतने ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं। इस वजह से ऑक्सीजन रेमडेसिविर की प्रॉब्लम्स आ रही है।
और मेन प्रॉब्लम यही है कि बहुत ही फास्ट केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, और ये जो अभी न्यू स्ट्रेन है एक्चुअली, इसका जो ट्रांसमिसिबिलिटी है वो बहुत ही फास्ट है, तो ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ये रेमडेसिविर इंजेक्शन कितना कारगर है ये सर? यस, एक्चुअली फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोविड पेशेंट्स पहले ये हमें प्रोटोकॉल था कि रेमडेसिविर इज़ अ मस्ट मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट, माइल्ड पेशेंट्स में तो बिल्कुल नहीं दिया जाता है। बट अभी विद इन 1 मंथ 2 मंथ्स में ये प्रोटोकॉल्स आए कि रेमडेसिविर का जो फ़ायदा या नुकसान, वो कोई भी बेनिफिट मतलब उसको अपन देख नहीं सकते कि सिर्फ रेमडेसिविर देने पे ही पेशेंट्स ट्रीट हो रहे हैं, ऐसा कहीं पाया नहीं गया है। जो मॉर्टेलिटी बेनिफिट है वो वेरी करती है, तो उसका मतलब ये है कि अगर आपको रेमडेसिविर मिल रहा है और आपके पेशेंट्स को ज़रूरत है, मतलब क्या सीटी सीवियरिटी अगर 9 से 15 के बीच में है, अगर पेशेंट्स का सैचुरेशन मतलब ऑक्सीजन की मात्रा 94 के नीचे है, और पेशेंट्स को कोई कोमॉर्बिडिटीज़ जैसे कि डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है या हार्ट प्रॉब्लम्स है, उन्हीं को रेमडेसिविर कारगर है। उसके अलावा अगर यंग पेशेंट्स को दिया जाए जो माइल्ड पेशेंट, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स उल्टा ज़्यादा पड़ सकते हैं। यस सर आप खुद और आपकी वाइफ भी पॉजिटिव हो चुके हैं, इलाज भी हो चुका, तो उसके अब ठीक होने के बाद वापस आप ड्यूटी ज्वाइन कर रहे हैं? यस बिल्कुल, मैंने ज्वाइन कर लिया, एक ड्यूटी कर लिया। एक्चुअली मुझे 1.5 मंथ पहले मैं और मेरे वाइफ कोविड पॉजिटिव हुए थे। हमें सिर्फ माइल्ड सिम्टम्स थे, थोड़े सोर थ्रोट है, बट ऑक्सीजन सैचुरेशन कम नहीं हुआ था, बिल्कुल दम नहीं लगा था, ब्रेथलेस नहीं हुए। उसके जस्ट एक 15 डेज़ का क्वारंटाइन पीरियड ख़त्म हुआ कि मैंने नेक्स्ट डे ही ड्यूटी ज्वाइन कर ली। मेरे वापस 7 डेज़ के जो रोटेशंस होते हैं वो चालू हो गए। तो अभी फ़िलहाल मैंने 4 दिन पहले ही अपना लास्ट ड्यूटी ख़त्म किया। सर पीपीई किट पहनकर इतने घंटे ड्यूटी करना कैसा लग रहा था सर? यस, स्टार्टिंग में तो हमें बहुत प्रॉब्लम्स हुए। पीपी किट में इतना तकलीफ़ होता था कि पूरा डिहाइड्रेशन एक तो, दूसरा बहुत गर्मी होती है पीपी किट में, और बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है। जैसे अभी मैं आईसीयू और मॉडरेट पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा हूँ, तो उनको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, कंटिन्यूस कुछ तो मतलब उनका मॉनिटरिंग या प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं, बट वो इतना लेयर ऑफ ये मास्क, ग्लव्स, उसके ऊपर से शील्ड वो पहन के पेशेंट दिख पाना भी मुश्किल हो जाता है, तो उसलिए हमें पीपी किट से थोड़ा तकलीफ़ होता था। बट जैसे जैसे हम काम करते गए वैसे हम ट्रेन होते गए, और फिर आसान पड़ने लगा थोड़ा हमें। सर हमारे चैनल के माध्यम से लोगों से अपील कीजिए और क्या अवेयरनेस होनी चाहिए इसके बारे में? यस, मैं एक ही बोलूँगा, एक ही अवेयरनेस होना चाहिए, बिकॉज़ ये स्ट्रेन बहुत ही ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है। मतलब एक से दूसरे को होने की क्षमता जो पहले के स्ट्रेन से उससे 2 से 3 गुना ज़्यादा है। तो इसका एक ही उपाय है कि बाहर ना निकले, अपने जो मास्क है, ग्लव्स है या फेस शील्ड्स है वो अच्छे से पहने, और दूसरा हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करें। जितना अपन ट्रांसमिसिबिलिटी कम कर सकते उतना ही हम सेफ़ रह सकते। और दूसरा कि वैक्सीन आपको लेना ही है, और ज़रूर वैक्सीन ले। एक वैक्सीन ही मेन ये जो ट्रांसमिसिबिलिटी का कड़ी जो है उसको ब्रेक करने में मदद करेगा। सो वैक्सीन अभी अबाउट 10 to 15% इंडिया में हो चुके, 10 to 15% कवरेज, अबाउट 50 to 60% जब तक कवरेज होगा तभी अपन ये ट्रांसमिसिबिलिटी का चेन ब्रेक कर सकते हैं। और इसमें आप सभी लोगों का साथ चाहिए, सभी लोगों का अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। वैक्सीन लो, मास्क ग्लव्स बरोबर ये करो, बाकी फेस शील्ड पहनना है आपको, तो इसी से अपन ये ट्रांसमिसिबिलिटी का चेन ब्रेक कर सकते हैं। यस। शादी के बाद लगभग लोग हनीमून पीरियड में रहते हैं या कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं, पर आप शादी के तुरंत बाद अपने हस्बैंड के साथ कोरोना पॉजिटिव मरीजों के इलाज के लिए जुट चुके थे, उसके बारे में थोड़ा बताइए आप। एक्चुअली हम भी शादी होने के बाद बाहर गए थे, बट उसके बाद तुरंत समझ में आने लग गया कि कोई एक वायरस जो है वो अभी फैल रहा है। तो पीपल मतलब दिल्ली में कुछ ऐसे लोग थे जो मास्क का अवेयरनेस रख रहे थे, बट फिर बाद में समझा कि अपने को भी मतलब इस चीज़ का ध्यान रखना है, और हम तुरंत वापस लौट गए। ऐसा है कि अभी जैसे कहना है कि हवा में वायरस फैल चुका है, घर में भी आपको मास्क पहन के रहना जरूरी है, इसके बारे में बताइए ज़रा।
हाँ, घर में भी मास्क पहनना ज़रूरी है क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम घर के बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं, तो हैंड सैनिटाइज़र और मास्क सबके साथ ज़रूरी है। मास्क इसलिए पहनना है क्योंकि मतलब एक जो मतलब ट्रांसमिसिबल, जैसे बताया अक्षय ने कि जो अपने को चैन है वो ब्रेक करना है, तो वो अपन फैमिली से भी स्टार्ट करना चाहिए। तो मतलब जो बाहर जाएंगे अपन, जो अपन सामान लेने भी ये करते हैं, तो वो भी जो रेट है वहाँ से भी कम होगा। अभी इस नई गाइडलाइन में बताया गया है कि डबल मास्क जरूरी है, तो मतलब मास्क काफ़ी कारगर रहेगा क्या इसके लिए? मैं मास्क के बारे में एक बात बताना चाहूँगी। जैसे कि यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स है, बहुत सारे वीडियोस है, उसमें एक चीज़ बताई है कि एक सर्जिकल मास्क N95 मास्क ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाकी सब मास्क से जो ट्रांसमिशन रेट है वो थोड़ा ज़्यादा है, और उसको बार बार लोग यूज़ करते हैं विदाउट उसको धूप में मतलब धूप में रखे बिना, या फिर उसको ऐसे ही यूज़ करते हैं। सो सर्जिकल और N95 मास्क का ज़रूर यूज़ करें। मैं एक सब लोगों को एक अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सबको मास्क और सैनिटाइज़र के बारे में सब कुछ ज़्यादा पता ही है। ये काढ़ा वगैरह पीना, ये सब चीज़ें सब एकदम बराबर है, बट एक चीज़ सब ध्यान रखो कि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया है, तो मतलब उसका एक यूज़ करो, ना ही कि सिर्फ मतलब बाकी स्किल्स में यूज़ करके उसको टाइम वेस्ट करो या सिर्फ घर पे बैठ के। एक कोरोना को आप जैसे ही न्यूज़ चैनल पे देखोगे तो सिर्फ डर या खौफ पैदा करके कुछ उसमें फ़ायदा नहीं है। तो उससे अपने को एक चीज़ याद रखनी है कि कोरोना फेफड़े पे ज़्यादा अफेक्ट करता है, तो फेफड़े के एक्सरसाइजेस, योगा, ये थोड़ा अपने को यूज़ करेगा, क्योंकि ये लॉकडाउन कितना ज़्यादा बढ़ सकता है अपने को ये पता नहीं है। तो ज़्यादा देरी ना करे, आज से और कल से ही योगा या फेफड़े के जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है वो सब ने चालू करे, ये मेरी सबसे विनती है। धन्यवाद। तो इस तरह डॉक्टर अक्षय और डॉक्टर अंकिता ने बताया कि हमको अवेयरनेस ही इससे बचा सकती है, और पॉजिटिविटी अगर मन में रखोगे तो निश्चित रूप से हम कोरोना को हरा सकेंगे। धन्यवाद। दिलीप कावरिया, वसई विराट समाचार।